हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल एंड यूपीएससी सीएससी प्रीलिम क्विज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जरदौजी के बारे में पूछा गया है। जरदौजी के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जरदौजी एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है जो कि नेटिव है वेस्टर्न यूरोप की, और इंडिया में ये ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पे आई थी। दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि ये एक एम्ब्रॉयडरी है जिसे कि हम पुखोर भी कहते हैं, ओके, एंड अपीयर लाइक अ वुवन क्लॉथ, जो कि वुवन क्लॉथ की तरह लगती है, बट इसको बनाया जाता है रेड एंड ब्लैक थ्रेड्स विद अ वाइट कॉटन क्लॉथ बैकग्राउंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, ओके। ऑप्शन को नज़र डालिएगा और आंसर बताइएगा, और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टडी इन योर चैनल पे डेली बेसिस पे जो प्रीलिम क्विज होती है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो जो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ओके। ये एक एम्ब्रॉयडरी तो है बट ये नेटिव नहीं है वेस्टर्न यूरोप से, ये इंडिया की एक एम्ब्रॉयडरी है जरदौजी, जो कि पर्सिया से आई थी, ना कि ब्रिटेन ब्रिटेन से, ओके। पहला जो स्टेटमेंट है इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट होता है। दूसरा ये है कि जो ये एम्ब्रॉयडरी है इसे पुखोर नहीं कहा जाता है। आपने टोडा एम्ब्रॉयडरी का नाम जरूर सुना होगा। टोडा जो एम्ब्रॉयडरी है उसे कहा जाता है पुखोर, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इस तरीके से रखी गई है। देखिए, ये जो जरदौजी है ये एक एम्ब्रॉयडरी है जो कि इंडिया में आई थी पर्सिया से, ओके। ये एक मेटल एम्ब्रॉयडरी है और इसे जीआई टैग भी मिला है, ओके। लखनऊ की ये फेमस है जरदौजी, ओके, और इसे जीआई टैग मिला हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। टोडा एम्ब्रॉयडरीज को पुखोर कहा जाता है, ओके, जो कि ऐसा लग अपीयर लाइक ए वुवन क्लॉथ की तरह लगती है, बट इसको बनाया जाता है रेड एंड ब्लैक थ्रेड विद अ वाइट कॉटन क्लॉथ बैकग्राउंड, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन थी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे बुबोनिक प्लेग के बारे में बताया गया है। बुबोनिक प्लेग के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताने कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक से सक्सेसफुली ट्रीटेड की जा सकती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा, ओके। और आई होप आपने अभी तक सही आंसर दे भी दिया होगा। जो इसका जो आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ओके। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जो प्लेग है, ओके, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ओके, जो कि अफेक्ट करती है रोडेंट। रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट जो चूहे की प्रजाति होते हैं उन्हें रोडेंट्स कहा जाता है, ओके। इसके अलावा सर्टेन अदर एनिमल को भी इन्फेक्ट करती है, इवन ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करती है। और इस ये होती है यर्सीनिया पेटिस बैक्टीरिया के द्वारा, ओके। बुबोनिक प्लेग में क्या होता है कि फीवर होता है, ओके, हेडेक होता है, ओके, कहीं कहीं स्वेलन हो जाती है, ओके। और इसको ट्रीट किया जा सकता है, ओके, सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक की मदद से, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास कुछ मैपिंग से रिलेटेड है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ओके। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, तो आपको बताना है क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है, निमू विलेज क्या ये लद्दाख में है, या चुम्बी वैली क्या ये सिक्किम में है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ओके। देखिएगा, ये सारी की सारी जो यहाँ पे मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया चाइना का जो क्लैश चल रहा है, जो इंडिया नेपाल का जो क्लैश चल रहा है, और जो ये बाउंड्रीज है, यहाँ पे जितनी भी लोकेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, चाहे वो गालबन वाली हो, चाहे वो चाकसान हो, और चाहे वो देपसंग हो। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है इन सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। देखिए, जो साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी हाल ही में चाइना ने क्लेम करा है कि ये चाइना को बिलोंग करती है, जबकि ये भूटान का एक अभिन्न अंग है, ओके। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नींबू विलेज लद्दाख में है, ये सही है बिल्कुल। चुम्बी वैली सिक्किम में नहीं है, बल्कि भूटान भूटान के जो भूटान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे चुम्बी वैली है। जब डोकलाम स्टैंड ऑफ चला था तब चुम्बी वैली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ओके। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ याद रखनी थी, ओके। और इस तरीके से ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओके। ये सारी के सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे आपके लिए मैप है, ओके। ये यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे साकतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके।
इसके अलावा नींबू विलेज इधर कहीं है, ओके, और चुम्बी वैली यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो इस मैप को जरूर देखिएगा आप एक बार, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है। चलिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। 2 स्टेटमेंट है आपके पास, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ओके। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है आपके पास। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये स्टैब्लिश हुई थी 2015 में, ओके, जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में। पहला तो स्टेटमेंट ये है आपके पास। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये सब करती है एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू द मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, ओके। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, ऑप्शन पे नज़र डालिएगा और आप बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने आई होप आंसर तो दे भी दिया होगा। जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है सही है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि इसको 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ था तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये सर्व करती है एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू द 5 कन्वेंशन। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये 5 कन्वेंशन कौन कौन से हैं? पहले तो मिनीमाता कन्वेंशन जो आपसे पूछी गई थी, इसके अलावा यूएनसीसीडी, इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पीओपी के लिए है, उसके अलावा यूएनएफसीसी एंड सीबीटी के लिए। तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू द 5 कन्वेंशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। विंटर डीजल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताने की करेक्ट कौन सा है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि इट लूजेस इट्स फ्लूइडिटी फंक्शन। ये जो फ्लूइडिटी फंक्शन है इसको लूज कर देता है इन एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, जब एक्सट्रीम विंटर कंडीशन होती है। एंड इसका जो सल्फर कंटेंट होता है वो लो होता है, ओके। दूसरा ये है कि इट मीट ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जैसे कि BS6 ग्रेड कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा, ओके। आई होप आपने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। तो अगर आपने आंसर दे दिया है तो जो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, दूसरा दूसरा जो पहले स्टेटमेंट में जो दूसरा पार्ट है ये तो सही है कि इसका जो सल्फर कंटेंट होता है वो लो होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट्स लूसेस इट्स फ्लूइडिटी फंक्शन इन एक्सट्रीम विंटर, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो ये विंटर डीजल है इसी प्रकार बनाया गया है ताकि इसकी लो विस्कोसिटी बनी रही एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में भी, इसलिए जो ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इट मीट्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ये बिल्कुल सही है, ओके। ये न्यूज़ में इसलिए था, देखिए अभी हाल ही में आपको पता है कि जो इंडिया एंड चाइना का क्लैश चल रहा है लद्दाख में, ओके, और वहाँ विंटर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है विंटर्स की, ओके। वहाँ इंडियन आर्म फोर्स अपने जो ऑपरेशन है वो अच्छे से कर पाए, ओके, और जो व्हीकल्स की मूवमेंट है उसको अच्छे से कर पाए। तो इसीलिए विंटर डीजल का यूज किया जाएगा फर्दर टाइम में, ओके, ताकि जो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स है वो अच्छे से हो पाए और एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में भी जो डीजल है, विंटर डीजल है, उसकी लो विस्कोसिटी बनी रहे, इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और न्यूज़ में भी थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये BS6 ग्रेड को, ओके, सर्टिफाइड करती हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन था, ओके। विंटर डीजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय करा होगा। ये डेली बेसिस पे होता है, ओके। अगर कभी छूट भी जाए तो हम इस चीज़ को कॉप अप कर देंगे, ओके। संडे को होगा, ओके। और बहुत सारी जो 3-4 दिन की जो छुट्टी हुई थी पीछे उसको हम संडे को पूरा करेंगे, ओके। तो इस तरीके से जो ये डेली बेसिस की जो यूपीएससी प्रीलिम क्विज है वो चलती रहेगी। सो आई होप यू विल स्टे ट्यून विद अस। सो थैंक यू फॉर द डे।